नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्री। दुनिया की राजनीति में कई बार एक वाक्य पूरे दौर की मानसिकता को खोल देता है। हाल में एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी जा रही है और यह उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर भारत अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगा। यह वाक्य केवल एक प्रशासनिक टिप्पणी नहीं था, इसने एक गहरे सवाल को जन्म दिया कि आखिर कोई दूसरा देश किस अधिकार से यह तय करने की स्थिति में पहुंच जाता है कि भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र को किससे व्यापार करना चाहिए और किससे नहीं। यह सवाल केवल एक बयान का नहीं है, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था का है जो पिछले कई दशकों में बनती चली गई है और जिसमें आर्थिक ताकत, डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली, ऊर्जा व्यापार और सैन्य शक्ति एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस एक वाक्य ने यह बता दिया कि भारत अब गुलामों की सीरीज में ट्रीट किया जा रहा है, वो भी अमेरिका के द्वारा। कमोबेश स्थिति वैसी है जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की रही। भारत की स्वतंत्रता के समय दुनिया दो बड़े शक्ति समूहों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी थे, दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके साथी। उस दौर में भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वह किसी एक गुट का हिस्सा बने या अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखे। जवाहरलाल नेहरू और उस समय के अन्य नेताओं ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इसका अर्थ यह था कि भारत अपने निर्णय स्वयं करेगा और किसी शक्ति केंद्र का हिस्सा नहीं बनेगा। यह नीति केवल आदर्शवाद नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक सोच भी थी, क्योंकि भारत उस समय आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर था और किसी एक गुट में जाने से उसकी स्वतंत्रता सीमित हो सकती। शीत युद्ध के दशकों में अमेरिका ने कई देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की। ईरान में 1953 की सत्ता परिवर्तन की घटना, चिली में 1973 का सैन्य तख्ता पलट, इराक और अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप जैसे उदाहरण अक्सर इस चर्चा में सामने आते हैं कि वैश्विक शक्ति कैसे काम करती है। इन घटनाओं ने यह भी दिखाया कि जब किसी देश की नीति अमेरिका के हितों से टकराती है तो आर्थिक दबाव, प्रतिबंध या राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे उपाय सामने आ सकते हैं। भारत ने उस दौर में संतुलन की नीति अपनाई और कोशिश की कि वह दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखे। 1991 में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई तो देश की अर्थव्यवस्था तेजी से वैश्विक बाजार से जुड़ने लगी। विदेशी निवेश, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का प्रभाव बढ़ने लगा। यही वह दौर था जब डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणाली की ताकत भारत जैसे देशों पर अधिक स्पष्ट होने लगी। तेल का अधिकांश व्यापार डॉलर में होता है और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क भी बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों के नियंत्रण में। इसका मतलब साफ है कि यदि किसी देश पर प्रतिबंध लगाया जाए तो उनके प्रभाव की लहर कई अन्य देशों तक पहुंच सकती है। 21वीं सदी के पहले दशक में भारत और अमेरिका के बीच संबंध तेजी से बदलने लगे। 2005 में हुए असैन्य परमाणु समझौते ने दोनों देशों के रिश्ते को नई दिशा दी। अमेरिका ने पहली बार भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार किया और वैश्विक परमाणु व्यापार के दरवाजे खोलने में मदद की। उस समय इसे भारत की कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा गया, लेकिन आलोचकों ने यह भी कहा कि इससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत अमेरिका संबंधों में और तेजी आई। बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों, लगातार उच्च स्तरीय मुलाकातों और व्यापारिक समझौतों ने दोनों देशों को साझेदारी की नई ऊंचाइयां। अमेरिका भारत को एशिया में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखने लगा, विशेषकर चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में। इसी दौर में रक्षा और सुरक्षा सहयोग के कई समझौते हुए, जिनमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट शामिल थे। इन समझौतों ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच तकनीकी और लॉजिस्टिक सहयोग को और मजबूत किया। ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की कहानी भी इसी समय शुरू हुई। अमेरिका में शेल गैस और शेल ऑयल उत्पादन बढ़ने के कारण उसे नए बाजारों की जरूरत थी। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश उसके लिए स्वाभाविक विकल्प थे। धीरे धीरे भारत ने अमेरिका से तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीद बढ़ाई। इससे अमेरिका को एक बड़ा बाजार मिला और भारत को ऊर्जा आपूर्ति के स्रोत विविध करने का अवसर मिला। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने यह बहस भी शुरू की कि क्या भारत केवल एक उपभोक्ता बाजार बनता जा रहा है। 2018 में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और दुनिया के देशों से कहा कि वे ईरानी तेल खरीदना बंद करें। भारत लंबे समय से ईरान से तेल खरीदता रहा था और चाबहार
चबहार बंदरगाह परियोजना भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को ईरान से तेल आयात कम करना पड़ा। उसी समय अमेरिका से तेल आयात बढ़ने लगा। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं था बल्कि वैश्विक राजनीति का परिणाम भी था। कई विश्लेषकों ने उसे इस उदाहरण के रूप में देखा जिसमें एक शक्तिशाली देश के निर्णय का असर दूसरे देशों की नीतियों पर पड़ता है। लेकिन अगर नजरिया पूरे तरीके से खोलकर देखें तो हम ईस्ट एशिया जैसी कंपनी के उस दौर वाले दौर में लौटने की तैयारी कर चुके थे, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत की संप्रभुता को घुटने टेकते हुए अमेरिका की झोली में डालने का फैसला कर लिया। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को फिर से बदल दिया। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और दुनिया से रूसी तेल खरीद बंद करने की अपील। भारत ने इस मुद्दे पर अलग रास्ता चुना और सस्ते रूसी तेल का आयात बढ़ा दिया। सरकार ने इसे राष्ट्रीय हित का निर्णय बताया क्योंकि इससे भारत में ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिली। लेकिन पश्चिमी देशों के साथ इस मुद्दे पर कई बार तनाव भी दिखाई दिया। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को संतुलन बनाना पड़ा। एक तरफ रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी। यहाँ पर ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विश्व गुरु बनने वाले पूरे रास्ते को अपनी धमक के साथ दिखाने का एक प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास हाल के बयानों में बिल्कुल पूरी तरीके से निपटता नजर आया, जिसमें 30 दिन की अस्थायी छूट की बात कही गई है। इस बयान ने यह सवाल फिर से उठा दिया कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में शक्ति का संतुलन वास्तव में कैसा है। क्या यह केवल बाजार की ताकतों का परिणाम है या इसमें राजनीतिक दबाव भी शामिल है? दुनिया की वर्तमान व्यवस्था में शक्ति केवल सैन्य ताकत से नहीं, ऊर्जा बाजार, वित्तीय प्रणाली, तकनीकी नियंत्रण और व्यापारिक नेटवर्क भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो देश इन प्रणालियों पर नियंत्रण रखते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे देशों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। भारत की स्थिति भी आसान नहीं है। देश अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत को कई देशों के साथ संतुलन बनाना पड़ता है। रूस से सस्ता तेल, मध्य पूर्व से पारंपरिक आपूर्ति और अमेरिका से नई ऊर्जा साझेदारी, यही संतुलन भारत की विदेश नीति की वास्तविक परीक्षा है। भारतीय राजनीति में इस मुद्दे पर लगातार बहस होती रही। विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि भारत को अपनी विदेश नीति में अधिक स्वतंत्रता दिखानी चाहिए और किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव से बचना चाहिए। सरकार का कहना है कि आज की दुनिया में सहयोग और साझेदारी जरूरी है और भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए हुए है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। वैश्विक राजनीति में पूर्ण स्वतंत्रता शायद ही किसी देश को मिलती है, लेकिन यह भी सच है कि बड़े देशों के पास आर्थिक और राजनीतिक दबाव के साधन ज्यादा होते हैं। इतिहास हमें यह सिखा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अस्थायी नहीं होते। जो समीकरण आज दिखाई दे रहे हैं वे भविष्य में बदल भी सकते हैं। दुनिया धीरे धीरे बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां कई शक्ति केंद्र उभर रहे हैं। भारत भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि कोई देश हमें निर्देश दे सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक क्षमता को कितना मजबूत बना पाता है, ताकि भविष्य में उसके निर्णय वास्तव में पूरी तरह स्वतंत्र दिखाई दे। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि आर्थिक, तकनीकी और सैन्य क्षमता से बनती है। जब तक कोई देश इन तीनों क्षेत्रों में मजबूत नहीं होता तब तक उसे वैश्विक शक्ति संरचनाओं के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। भारत के सामने भी यही चुनौती है। क्या वह केवल एक विशाल बाजार बना रहेगा या अपनी आर्थिक और तकनीकी ताकत के दम पर वैश्विक व्यवस्था में एक निर्णायक शक्ति बन पाएगा? यही सवाल आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति और उसकी वास्तविक स्वतंत्रता को तय करेगा। बहरहाल अभी हम जो भाषा सुन रहे हैं वो अमेरिका की उस मानसिकता को दिखा रहा है जहां भारत उसका गुलाम हो और विश्व गुरु बनने की हमारी प्रचार व्यवस्था घुटनों पर बैठ जी हजूरी कर रही है। अगर आपको लगता है कि अमेरिका को यह अधिकार है कि भारत के हर निर्णय को वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर, नकेल कसकर लागू करा सके, तो अपनी राय जरूर रखिएगा और साथ में यह भी सोचिएगा क्या हम विश्व गुरु बनने की राह पर है या वापस गुलामी के रास्ते पर निकल चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।